Hello all, I am Dr. Syed Asghar Hussain Rizvi and I am starting Unit 1 of Manufacturing Science 1 and the first topic is casting. हम लोग कास्टिंग से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा हो और डिप्लोमा वाले जो लैटरल एंट्री लिए हैं वो भी अपने बेसिक डिप्लोमा में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कास्टिंग प्रोसेस पढ़ के आए होंगे, तो बेसिक नॉलेज सबको होगी कास्टिंग प्रोसेस की, है कि नहीं? हेलो। यस सर है। बेसिकली कास्टिंग एक प्रोसेस है जिसको हिंदी में हम ढलाई कहते हैं और इसमें जो बेसिक चीज है, जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है हमारी मोल्ड कैविटी, जिसमें हम मोल्टन मेटल को पोर करके और सॉलिडिफाई जब हो जाएगा मोल्टन मेटल या कोई भी मटेरियल, वो जब सॉलिडिफाई करता है ऑन कूलिंग इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कैविटी एंड फॉर्म द कास्टिंग ऑफ द रिक्वायर्ड डायमेंशन एंड शेप। उस रिक्वायर्ड डायमेंशन और शेप की कास्टिंग बना लेगा जिस शेप की हमें जरूरत है। इतनी चीज सबको पता है ना? यस सर। तो बेसिकली कास्टिंग जो है वो तीन तरीके की यहाँ पे दिखाई गई है, एक्सपेंडेबल, पैटर्न एंड मोल्ड एंड अदर, जिसमें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, लॉस्ट फोम कास्टिंग, सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग है। दूसरी एक्सपेंडेबल मोल्ड एंड परमानेंट पैटर्न, जिसमें आपकी सैंड कास्टिंग, शील्ड मोल्ड का शेल मोल्ड कास्टिंग, सेरामिक मोल्ड कास्टिंग आती है। और तीसरी है परमानेंट मोल्ड, जिसमें आपकी डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग आती है। बेसिकली कुछ टाइप हैं कास्टिंग के, हमारे वेरियस टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस दैट वी यूज इन इंडस्ट्रीज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। जब कुछ नहीं था तब जो चीज बनती थी, तो पहले या तो फोर्जिंग होती थी या कास्टिंग होती थी। कास्टिंग सबसे पुराना प्रोसेस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसेस टू मेक वर्क पीस एंड स्पेसिमेंस। जो भी बनाते हैं वो सबसे पुराना प्रोसेस है, ढलाई जमानों से चली आ रही है। तो बेसिकली हम लोग आज कुछ चीजें बेसिक डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सैंड कास्टिंग की। सैंड कास्टिंग बेसिकली ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है कास्टिंग का, जो सेंचुरीज से हो रहा है। और इसमें जो बेसिक स्टेप हैं वो है कि हम पहले जो है एक पैटर्न बनाते हैं वुड का या मेटल का, और उसको हम जो हमारी सैंड की कास्टिंग है, सैंड की मोल्ड, सॉरी, मोल्ड में रखते हैं और पैटर्न का शेप हम लोग सैंड पे ले लेते हैं। हम लोग फिट करते हैं, दूसरा स्टेप है फिट द पैटर्न एंड सैंड इन द गेटिंग सिस्टम। मतलब हम लोग प्रॉपर पैटर्न को और गेटिंग सिस्टम को सैंड के अंदर रखते हैं और उसके इम्प्रेशंस हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम पैटर्न को, तीसरा स्टेप रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम लोग रनर से मोल्टन मेटल को फिल करते हैं, डालते हैं, जो जाके मोल्ड कैविटी में आगे जाके मटेरियल जाके फिल होता है और उसको फिर थोड़ी देर कूल करने के लिए छोड़ देते हैं। और ऑन सॉलिडिफिकेशन हम लोग सैंड मोल्ड को ब्रेक करते हैं और कास्टिंग को निकाल लेते हैं। दिस इज द बेसिक, दीज आर द बेसिक 6 स्टेप्स ऑफ सैंड कास्टिंग। इतनी चीज सबको पता है? पता है सबको? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इतनी चीज पता है सबको कास्टिंग की? यस सर। तो ये सब बहुत इकोनॉमिकल प्रोसेस है जहाँ पे बैच साइज प्रोडक्शन में इसको यूज करते हैं। और क्वालिटी जो होती है सैंड कास्टिंग की वो डिपेंड करती है जो ग्रीन सैंड मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस सैंड का हम लोग मोल्ड बना रहे हैं उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है जो कास्टिंग हम बना रहे होते हैं उसकी। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन है सैंड
कास्टिंग के मोल्ड का। इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, तो नीचे वाले पार्ट को हम लोग ड्रैग कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग पोक कहते हैं। सबको पता है? यस सर। और अगर मान लो 3 पार्ट होते हैं मोल्ड के, बहुत बड़ी कास्टिंग है, तो बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बताएगा कोई? सर चीक कहते हैं सर। हाँ, चीक कहते हैं उसे। अगर 3 पार्ट में हमारे बड़ी कास्टिंग है और मोल्ड हमारा बहुत बड़ा है, तो कोप ऊपर होगा, सबसे नीचे ड्रैग होगा, और बीच में जो पोर्शन होगा उसे हम चीक कहते हैं। पार्टिंग लाइन ये है जो कोप और ड्रैग को अलग कर रही है। ये गैस वेंट है। ये राइजर है जिसमें एक्स्ट्रा मटेरियल राइज करेगा। ये पोरिंग कप है, और इसके बाद ये स्क्रू और ये रनर आ जाता है। लैडल के थ्रू हम लोग मोल्टन मेटल को यहाँ से पोर करते हैं, स्क्रू के थ्रू ये रनर में आता है। रनर के बाद ये जो कैविटी है उसमें फिल होता है। अगर हमें कहीं पे कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा हटाना है, उसकी जगह पे हम लोग कोर का यूज करते हैं, जो कोर हम यहाँ शो कर रहे हैं। राइजर का काम होता है कि जब हमारी मोल्टन मेटल जो होता है वो सॉलिडिफाई हो रहा था तो श्रिंक होता है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो श्रिंक होता है ऑन सॉलिडिफिकेशन। तो उस श्रिंक होने के टाइम पे राइजर ही एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करता है। पोरिंग कप से हम लोग मेटल को पोर करते हैं, और गैस वेंट जो है वो हमारा जो अंदर गैसेस जो एयर है उसको बाहर निकालने का काम आता है, ताकि कास्टिंग हमारी बिना किसी डिफेक्ट के हमें ऑब्टेन हो। जो मेजर फीचर्स हैं वो बेसिकली फ्लास्क है। फ्लास्क होता है जो आउटर मेटालिक पार्ट होता है मोल्ड, जिसमें हम मिट्टी सैंड डाल के जिसको हम रैम करते हैं और उसमें फिक्स करते हैं फ्लास्क के अंदर ही। और दूसरा है पोरिंग बेसिन या पोरिंग कप, जिसके थ्रू हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। तीसरा है स्क्रू, जिसमें मोल्टन मेटल को फ्लो को डाउनवर्ड जाता है। चौथा है रनर सिस्टम, जो चैनल प्रोवाइड करता है मोल्टन मेटल को स्क्रू से मोल्ड कैविटी तक ले जाने के लिए। इसमें गेट्स लगे होते हैं। गेट्स बेसिकली एक इनलेट होते हैं जो रनर को मोल्ड कैविटी से कनेक्ट करते हैं। राइजर बेसिकली अभी आपको बताया जो एडिशनल मोल्टन मेटल होता है कास्टिंग का, वो उसमें ही जाता है। जब कास्टिंग श्रिंक होती है तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करता है सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे। ये सब चीजें बहुत बेसिक हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले। कोर छठा पार्ट जो बता रहा है, ये एक्स्ट्रा विच आर इंसर्ट मेड फ्रॉम सैंड, सैंड से ही बनाते हैं। और ये हम लोग किसी हॉलो रीजन को बनाने के लिए ये बेसिकली कैविटी के अंदर हम लोग बाद में रखते हैं। ये वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम पैटर्न पे नहीं दे पाते हैं, तो उसको हम कोर बना के बाद में कास्टिंग कैविटी के अंदर रख देते हैं। और ये बेसिकली कास्टिंग के जो है बाहर के फॉर्म फीचर्स को शो करने के लिए होती है। लेटरिंग के लिए होती है, लेटर्स कुछ लिखने, या डीप इंटरनल पॉकेट्स बनाने के लिए होती है। जो वेंट है आखिरी में जो लिखा है 7 पॉइंट वेंट, which are placed in the mold to carry out the gases produced when the molten metals come into the contact with the sand in the mold। जैसे ही हमारा, क्योंकि ग्रीन सैंड मोल्ड है उसमें मॉइस्चर होगा, तो मोल्टन मेटल जैसे ही अंदर आएगा वो मॉइस्चर को इवापोरेट करेगा। तो वो अगर ट्रैप हो गया हमारे मोल्टन मेटल के अंदर तो उसकी प्रॉपर्टी वैसी नहीं रह जाएगी। इसीलिए हम लोग वेंट प्रोवाइड करते हैं जो गैसेस को और मॉइस्चर को वो अपने थ्रू बाहर ले जाता है, और कोई भी इंट्रैक्शन गैसेस का या मॉइस्चर का विद इन द कास्टिंग नहीं होता है। ये बेसिक प्रोसेस है सैंड कास्टिंग का। इनिशियली हम लोग पैटर्न बनाते हैं, कोर बनाते हैं, गेटिंग सिस्टम बनाते हैं। सैंड को मोल्ड के अंदर हम लोग जो है रैम करके फिक्स करते हैं। उसके बाद पैटर्न उसमें लगा के हम लोग कैविटी बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम फर्नेस में मेटल को मेल्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको पोरिंग बेसिन के थ्रू मोल्ड में पोर करते हैं। वो जब सॉलिडिफाई और कूल होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम शेक करके हम लोग राइजर्स और गेट को रिमूव करते हैं। फिर हम उसकी हीट ट्रीटमेंट करके क्लीनिंग और फिनिशिंग करते हैं,
और कुछ एडिशनल हीट ट्रीटमेंट अगर करना होता है तो वो करते हैं। फाइनली इंस्पेक्शन के बाद अगर कोई डिफेक्ट्स या कुछ टाइटनिंग या डायमेंशन कोई दिक्कत आती है तो उसको हम लोग अदर फिनिशिंग प्रोसेस से हम उसको सही करते हैं। एडवांटेजेस बेसिकली जो हमारे होते हैं वो सैंड कास्टिंग के वो है कि टूल कॉस्ट बहुत लो होती है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हमारे कॉम्प्लेक्स शेप भी आसानी से बन सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है और सरफेस फिनिश भी अच्छी हमें नहीं मिल पाती है। आप लोग देखते होंगे इंजन ब्लॉक्स, इंजन बड़े बड़े इंजन जो होते हैं 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर जितने भी होते हैं उनको हम कास्टिंग प्रोसेस से ही ढालते हैं और हम लोग कास्ट कर लेते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैंड मोल्ड्स की। तो इसमें देखते हैं हम लोग कई तरीके के हैं। ये बेसिकली एक स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन है एक सैंड मोल्ड का, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था। ये फ्लास्क है, मेटालिक फ्लास्क होता है। ये पार्टिंग लाइन है बीच की। ये हमारा कोप है, ये ड्रैग है, बाकी सब चीजें वैसी की वैसे ही जैसे अभी दिखाया था। ये वेंट है, राइजर है, पोरिंग बेसिन है। बेसिकली 3 टाइप के हमारे सैंड मोल्ड होते हैं, एक ग्रीन सैंड, एक कोल्ड बॉक्स और एक नो बेक मोल्ड। मोस्ट कॉमन जो है वो ज्यादातर जो यूज होता है वो ग्रीन सैंड मोल्ड होता है, जिसमें हम लोग सैंड, क्ले और वाटर का मिक्सचर यूज करते हैं ग्रीन सैंड के लिए। ग्रीन नाम ही सजेस्ट कर रहा है ग्रीन सैंड, और दूसरी होती है ड्राई सैंड। ग्रीन सैंड मतलब उसमें मॉइस्चर का प्रेजेंस है, ठीक है। ये देखिए आगे लिखा था, टर्म ग्रीन refers to the fact that sand in the mold is moist or damp while the metal is being poured into it। मतलब जो सैंड है उसके अंदर मॉइस्चर है। Green sand mold is the least expensive method of making molds and the sand is recycled easily for subsequent reuse। मतलब उस सैंड को दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं। जब हम एक मोल्ड से कास्टिंग कर चुके होते हैं तो फिर उस सैंड को दोबारा हम फिर से मोल्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। In the skin dried method, the mold surface are dried either by storing the mold in air or by drying it in with torches. Because of the higher strength, these mold generally are used for large casting। जब skin dried method यूज करते हैं तो हम लोग बेसिकली देखते हैं कि उसमें उसको हम ड्राई करते हैं एयर में या टॉर्चेस के थ्रू, और ज्यादातर लार्ज कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। दूसरी जो है इन द कोल्ड बॉक्स कोल्ड मोल्ड प्रोसेस, द वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बाइंडर्स आर ब्लेंडेड इनटू द सैंड टू बॉन्ड द ग्रेन केमिकली फॉर ग्रेटर स्ट्रेंथ। बेसिकली आप लोग जब ग्राइंडिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे बाइंडर्स। बाइंडर्स बेसिकली वो वो होते हैं मटेरियल्स जो किसी सर्फ यानी कि मटेरियल के अंदर जिनको डाला जाता है तो वो एक दूसरे पार्टिकल को काफी ज्यादा होल्ड करते हैं। वही काम यहाँ पे है कि सैंड के साथ साथ हम लोग इनऑर्गेनिक बाइंडर उनको भी ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड मतलब मिक्स करते हैं, और जो हमें अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा अच्छी डायमेंशनल एक्यूरेसी प्रोवाइड होते हैं, और मगर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक बाइंडर्स भी हम लोग मिक्स करते हैं। फाइनली जो नो बेक मोल्ड प्रोसेस है जो हमारा तीसरा है, इसमें सिंथेटिक लिक्विड रेजिन मिक्स करते हैं सैंड के साथ, जिसको हम एंड द मिक्सचर इज हार्डन्ड एट रूम टेम्परेचर। इसको बाद में हम हार्ड करते हैं रूम टेम्परेचर पे ही। Because the bonding of the mold in this and in the cold box process takes place without heat, they are called cold setting process। क्योंकि हम लोग बिना हीट किए इन बॉक्सेस को हम लोग फाइनली जो मोल्ड बना रहे हैं उनको हम रूम टेम्परेचर पे ही करना वो करते हैं, मॉइस्चर रिमूव करते हैं। देयरफॉर ये लोग कोल्ड सेटिंग प्रोसेस कहलाते हैं। बेसिकली जो सैंड मोल्ड होता है उनको हम ओवन में बेक करते हैं, ओवन में ही ड्राई करते हैं, जैसे ग्रीन सैंड मोल्ड है। मगर इन लोग को जो हमारे कोल्ड बॉक्स है उसको हम लोग एयर में ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं। पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। पैटर्न बेसिकली हमारा जो होता है ये हमारा जो कास्टिंग के अंदर जो हमें कैविटी का शेप बनाना है ये उसके लिए हम बनाते हैं
और ये बेसिकली या तो वुड का होता है या प्लास्टिक का होता है या मेटल का होता है। कभी भी हम पैटर्न चूज करने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे हम सेलेक्ट करने से पहले देखते हैं। पैटर्न हमें देखना है कितनी कास्टिंग बननी है, नंबर ऑफ कास्टिंग टू प्रोड्यूस, एक कास्टिंग बनानी है कई सारी कास्टिंग बनानी है, तो उस हिसाब से होता है। अगर जैसे एक आध कास्टिंग बनानी होती है तो हम सीधे सीधे वैक्स के पैटर्न यूज करते हैं। जब हमें लार्ज मतलब मीडियम स्केल प्रोडक्शन करना होता है तो हम वुड या प्लास्टिक के बनाते हैं पैटर्न्स। मगर जब मास प्रोडक्शन करना होता है तो हम मेटल के पैटर्न्स प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज क्या है, फैक्टर क्या है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कास्टिंग। किस साइज, क्या शेप है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको भी हम एनालाइज करते हैं पैटर्न के मटेरियल को सिलेक्ट करने से पहले। टाइप ऑफ मोल्डिंग एंड कास्टिंग मेथड टू बी यूज्ड, हमें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करनी है, हमें डाई कास्टिंग करनी है, हमें ये सैंड मोल्ड कास्टिंग करनी है, कौन सी कास्टिंग करनी है उसको हम पहले देखते हैं पैटर्न के सिलेक्शन से पहले। कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन करना है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कास्टिंग की, ये सब फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पैटर्न के सिलेक्शन को। डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न, ये सब भी आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पैटर्न बेसिकली कई टाइप के होते हैं। पहला है सिंगल पीस पैटर्न, जब किसी एक ही पीस से हम पैटर्न को बनाते हैं और जो आपके कोप और ड्रैग दोनों पार्ट मोल्ड के ऑक्यूपाई करेगा। एक सिंगल पीस, सिंगल वुड का या मेटल के पीस से हम पैटर्न बनाते हैं तो उसे सिंगल पीस पैटर्न कहते हैं। जैसा कि ये एक पीस है, एक सिंगल पीस से हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। स्प्लिट पीस पैटर्न दूसरा टाइप है, स्प्लिट पीस। स्प्लिट पीस वो होते हैं कि ये पैटर्न एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, मतलब एक पीस और दूसरा पीस अलग हो जाएंगे। दिस पैटर्न आर स्प्लिट अलोंग द पार्टिंग लाइन, इनके बीच में एक पार्टिंग लाइन होती है, पार्टिंग लाइन जो एक दूसरे को अलग करती है। ये बेसिकली इनको यूज करते हैं जब थोड़ी हमारी कॉम्प्लेक्स कास्टिंग होती है। तीसरा है लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न में ऐसा कोई पीस भी होता है हमारी पैटर्न के साथ जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और मान लो उसको हटाने पे हमारे सैंड जिसमें हम अपने पैटर्न रखा है उससे जो सैंड है वो हट जाए मोल्ड से, तो उस केस में हम लोग लूज पीस पैटर्न्स का यूज करते हैं, जिसमें हम पैटर्न को मोल्ड से निकालना मुश्किल हो जाता है, तो उस जगह पे हम लोग लूज पीसेस यूज करते हैं पैटर्न के साथ। ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। गेटेड पैटर्न अगला है। गेटेड पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, गेट के साथ साथ हम लोग जब पैटर्न बनाते हैं तो बीच में गेटिंग सिस्टम भी लगा देते हैं, रनर भी लगा देते हैं, गेट्स लगा देते हैं, उसी के साथ कई सारे पैटर्न्स लगा देते हैं। ये बेसिकली मास प्रोडक्शन में यूज होता है। बहुत सारे पैटर्न्स जो होते हैं एक साथ गेट के थ्रू लगे होते हैं और एक साथ कई सारी कास्टिंग भी प्रोड्यूस हो जाती है। दूसरा यानी कि पांचवा है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट बेसिकली एक वुडन प्लेट होगी या मेटालिक प्लेट होगी। मैच प्लेट पैटर्न जो होता है ये एक स्प्लिट पैटर्न का टाइप होता है जिसमें कोप और ड्रैग का पोर्शन एक प्लेट पे, मेटालिक प्लेट पे माउंट होता है, जिसको हम लोग मैच प्लेट कहते हैं। एंड दैट कंफर्म्स द कंटूर ऑफ द पार्टिंग सरफेस, मतलब जो पार्टिंग लाइन है उसको मैच प्लेट कंफर्म करता है। The gate and runner are also mounted on the match plate so that very little hand work is required. ये बेसिकली हायर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए मैच प्लेट पैटर्न्स को यूज करते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, देखिए, एक ये ऊपर वाला ये वाला पार्ट है और एक ये नीचे वाला है। बीच में एक मेटालिक मैच प्लेट ये लगी हुई है, ये मैच प्लेट है। ये एक ऊपर का पैटर्न है, ये एक नीचे का पैटर्न है। पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है। स्वीप पैटर्न जब हमारा सिमेट्रिक जो है हमारे प्रोडक्ट बनना होता है, जैसे कि बकेट है या कुछ है, तो उसमें स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं। उसमें एक बीच में रोटेटेबल लाइन होती है और उसी के अलोंग हम पूरे पैटर्न को सैंड मोल्ड के अंदर रख के रोटेट करा देते हैं, जिससे हमारा कैविटी बन जाती है। ये एग्जाम्पल है स्वीप पैटर्न का। ये
सेंट्रल स्पिंडल के अबाउट इस पैटर्न को हम रोटेट करा देते हैं, जिससे हमारे मोल्ड में पूरा पैटर्न का शेप आ जाता है। सातवां है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। वो बेसिकली आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक कोप का होता है, एक ड्रैग का होता है। ये स्प्लिट पैटर्न का एक टाइप है। अगला है स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न बेसिकली जब बहुत लार्ज कास्टिंग होती है हमारी, तो उस केस में यूज करते हैं। ये स्वीप पैटर्न की तरह होता है, और इसमें क्या होता है, आउटर फ्रेम हम वुड का बना लेते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हम जो जैसे बहुत बड़े पैटर्न होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वुड की या मेटल की जरूरत पड़ती है। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर स्केलेटन जिसे कहते हैं प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके बाद इसके अंदर हम सैंड को रैम करके फिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सा सॉलिड पैटर्न बन जाता है, जिसको हम बाद में यूज करते हैं मोल्ड के अंदर। ये फिगर शो कर रहा है शेल पैटर्न, ये आपके कोर्स में बेसिकली है नहीं। अगली जो टॉपिक है वो है पैटर्न अलाउंसेस। तो पैटर्न अलाउंसेस बेसिकली जब भी हम कोई मटेरियल का पैटर्न बनाते हैं, तो क्योंकि मटेरियल सॉलिडिफिकेशन पे कुछ मटेरियल जो है ना श्रिंक करते हैं, कुछ एक्सपैंड करते हैं, कुछ जो है अलग इफेक्ट दिखाते हैं, तो कुछ अलाउंसेस हम लोग दे देते हैं पैटर्न पे, जिसकी वजह से उनको निकालना जो है ना आसानी रहती है। मान लो हमने पैटर्न पे अलाउंस नहीं दिया, तो क्या करेगा, जब हम लोग ओरिजिनल कास्टिंग बनाएंगे तो वो कुछ छोटी साइज की निकल जाएगी या बड़ी साइज की निकल जाएगी। तो उसके हिसाब से हम मटेरियल के हिसाब से कुछ अलाउंसेस देते हैं। बेसिकली अलाउंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज परमिटेड स्पेशली विद इन अ सेट ऑफ रेगुलेशन ऑन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। While designing pattern, the allowances commonly considered are discussed below. Basically यही जो है allowances हैं, type of allowances। पहला है shrinkage allowance। जनरली जो होते हैं वो मेटल श्रिंक करते हैं सॉलिडिफिकेशन पे, जब वो मेटल कूल करता है। तो अगर हम कास्टिंग कोई बनाएंगे तो कास्टिंग हम थोड़ी सी बड़ी साइज की बनाते हैं, ताकि अगर मान लो मटेरियल श्रिंक भी करे तब भी हमें जो रिक्वायर्ड साइज है हमारे प्रोडक्ट का वो मिल जाए, उसे हम श्रिंक अलाउंस कहते हैं। तो मोल्ड कैविटी ओरिजिनल साइज से थोड़ी सी बड़ी होगी ताकि वो श्रिंक भी कर जाए तो दिक्कत ना हो। Therefore, to compensate for this, mold and pattern should be made larger than the casting by the amount of shrinkage। कितने अमाउंट से हमारा मेटल श्रिंक करता है, कितने परसेंटेज से, हम उसी हिसाब से पैटर्न को उतना थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि श्रिंक भी कर जाए। तो भी हमें जैसे हमें 10 mm डाया की कोई कास्टिंग ढालनी है, तो हमें पता है कि हर 10 mm पे 1 mm मटेरियल श्रिंक कर जाता है ये वाला, मतलब हम जब फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो 9 ही mm का मिलेगा। तो इससे अच्छा है हम 11 mm की पैटर्न बनाए, तो वो श्रिंक करके 10 पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा साइज बड़ा बनाते हैं। ये बेसिकली देखो अलग अलग मेटल्स के लिए कितना श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है वो बता रहे हैं। ग्रे कास्ट आयरन में बेसिकली 1% तक श्रिंक होता है, व्हाइट कास्ट आयरन में 2.1% तक, मैलिएबल में 1% तक। ये देख लो हर मेटल के टाइप का दिया हुआ है किसमें कितना परसेंटेज श्रिंक करता है। तो जिस मेटल की भी हमें कास्टिंग करनी होती है उस मेटल के हिसाब से हम उतनी अलाउंस उसमें दे देते हैं, इसे कहते हैं श्रिंकेज अलाउंस। ये बाकी डिटेल इसमें नहीं आपके में। दूसरा टाइप का अलाउंस है मशीनिंग अलाउंस। कभी कभी क्या होता है कि हम जब कास्टिंग हमारी बन जाती है तो कुछ इरेगुलरिटीज या सरफेस फिनिश में दिक्कत आती है, तो हम उनको ग्राइंडिंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, ठीक है, और फाइलिंग करते हैं ताकि उनको सरफेस को स्मूथ बना सकें। तो वो मशीनिंग का भी ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा कास्टिंग को ओवरसाइज बनाना पड़ता है, ताकि हम इसमें जब हमारी कास्टिंग बाहर निकल आए तो उसके बाद उसमें हम उसकी सरफेस को फिनिश कर सकें। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं मशीनिंग अलाउंस। इन केस द कास्टिंग डिजाइन टू मशीन to be machined, they are casted oversized in those dimensions shown
इन द फिनिश्ड वर्किंग ड्राइंग। जैसे ड्राइंग में दिया हुआ है हमें वैसे चाहिए, तो इसलिए मशीनिंग अलाउंस भी दिया रहता है। रीजन क्या है कि कास्टिंग गेट ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड मोल्ड एंड ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट स्केल्स बन जाते हैं उसके ऊपर। जैसे ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग शुरू हो जाता है कास्टिंग के सरफेस का, उस पर स्केलिंग हो जाती है, तो उसको रिमूव करना होता है, सरफेस रफनेस को इम्प्रूव करना होता है, डर्ट इम्परफेक्शंस को रिमूव करना होता है, एग्जैक्ट डायमेंशन हमें कास्टिंग की बनानी होती है, डिजायर्ड सरफेस फिनिश चाहिए होती है। ये रीजंस होते हैं हमें मशीनिंग अलायंस देने के। ये बेसिकली इतने इतने मशीनिंग अलायंस हम लोग कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और नॉन फेरस मटेरियल के लिए हम लोग देते हैं इतने mm के लिए। जैसे 1000 mm से जो है बड़ा साइज है लार्ज कास्टिंग है, तो उस पर 10 mm का हम मशीनिंग अलायंस देते हैं। और अगर 150 mm से छोटी हमारी कास्टिंग है, उस पर 3 mm का मशीनिंग अलायंस देंगे। आगे बढ़ते हैं ड्राफ्ट या टेपर अलायंस। कई कई पैटर्न जो होते हैं उनको जब हम सीधा सीधा निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, साइड की सैंड को भी अपने साथ बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हल्का सा टेपर अलाउंस देते हैं, जिसमें हम ड्राफ्ट देते हैं, जिसमें हम पैटर्न को हल्का सा थोड़े एंगल पे बनाते हैं, ताकि उनको जब हम निकालें पैटर्न को कैविटी बनाने के लिए तो वो आराम से निकल आए। इसी अलाउंस को हम टेपर अलाउंस या ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं। ये बेसिकली डेप्थ ऑफ कास्टिंग, शेप ऑफ कास्टिंग, मोल्डिंग मेथड और मोल्डिंग मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये डिफरेंट एंगल्स हैं कि जिन पे हम लोग टेपर देते हैं। अगर मेटल का हमारा पैटर्न है तो 20 mm तक की हाइट है पैटर्न की, तो लगभग 1 डिग्री 30 मिनट्स तक का हम लोग जो है ना ये टेपर अलाउंस देते हैं। वुड का है तो 3 डिग्री देंगे। तो इस तरह से हम लोग एक टेपर या ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं। और फाइनली जो अगले जो दो अलाउंस है हमारे, रैपिंग अलाउंस और डिस्टॉर्शन अलाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये होता है जब हम पैटर्न को निकालते हैं सैंड के अंदर से, तो उसको हल्का सा शेक करना पड़ता है, पैटर्न सीधे निकलता नहीं, तो उसको हल्का हिलाते डुलाते हैं फिर निकालते हैं, तो इसको शेकिंग अलाउंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हल्का सा स्लाइटली जो है हमारे कास्टिंग का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही हमने थोड़ा सा वुड को आगे पीछे हिलाया तो वो जो सैंड है उसको भी हिला के बड़ा कर देती है। तो ये भी हम शेकिंग या रैपिंग अलाउंस भी देते हैं। फाइनली डिस्टॉर्शन या चेम्बर अलाउंस है, ये पांचवें टाइप का अलाउंस है। ये 5 तरीके के बेसिक अलाउंस हम लोग पैटर्न पे देते हैं। डिस्टॉर्शन अलाउंस बेसिकली कास्टिंग में देते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज, शेप एंड टाइप ऑफ मटेरियल। जो होता है ना, डिस्टॉर्शन हो जाता है कूलिंग पीरियड के टाइम डिपेंडिंग अपॉन द कूलिंग स्पीड। कभी कभी क्या होता है, डिस्टॉर्ट कर जाता है शेप साइज, क्योंकि हमारा जो कूलिंग है वो अनइवन होगी। मान लो कोई अलॉइंग एलिमेंट को हम लोग अलॉय एलिमेंट को हम लोग ने कास्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी अलॉइंग एलिमेंट्स होंगे वो अपने अपने हिसाब से कूल डाउन होते हैं, तो उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू अनइवन श्रिंकेज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ कास्टिंग। जो अलग अलग पार्ट ऑफ कास्टिंग है वो अपने हिसाब से श्रिंक करेंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अपने हिसाब से श्रिंक करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। एक्सपेक्टिंग द अमाउंट ऑफ wrappage, a pattern must be made with allowance of wrappage, ठीक है। This is called camber. अब U shape casting के लिए distortion during cooling with the legs diverging instead of parallel। हल्के से हम diverging legs बनाते हैं U shape casting में, parallel एकदम नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें distortion जब होगा तो वो ज्यादा distort हो जाएगा। For compensating this, the pattern is made with the legs converging, but as the casting cools, the legs straighten and remain parallel। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग बनाते हैं, मतलब थोड़े लेग्स को जो यू शेप है उसको थोड़ा अंदर की तरफ बनाते हैं, और जब वो कूल डाउन होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड करके और सीधे हो जाते हैं और पैरेलल हो जाते हैं आफ्टर कूलिंग। तो ये होता है हमारा डिस्टॉर्शन या कैम्बर, जैसा कि इस शेप में दिखाया गया है। हम लोग कास्टिंग विदाउट कैम्बर है, एक्चुअल कास्टिंग हमें चाहिए है, और कास्टिंग विद कैम्बर अलाउंस हम लोग बेसिकली कन्वर्जिंग लेग्स बनाते हैं, ताकि जब हम कूल डाउन हो हमारी कास्टिंग तो हमारी इस शेप की आ जाए।